बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, जो खबर मैंने आपको दी थी पिछले वीलॉग में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी उस खबर की तस्दीक कर दी है कि इमरान खान और बुशरा बीबी के साथ जेल में इस वक्त इंतहाई नामुनासिब सलूक किया जा रहा है और ये इमरान खान साहब को तोड़ने की कोशिश है। यानी अगर आप ये देखें कि लगातार उनके केसेस लगने नहीं दिए जा रहे और उनसे मुलाकातें रोकी हुई हैं, और जो मुलाकात के लिए भेजा गया अली बुखारी साहब को, एक आदमी को भेजा गया और उन्होंने बाहर आकर कोई ऐसी बात नहीं की जो बातें इमरान खान साहब तवातर के साथ अपने पिछले बहुत सारे बयानात में कह रहे थे। तो एक तो मुझे लगता है कि इंफॉर्मेशन को और मालूमात को फिर से फिल्टर किया जा रहा है, और दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि जो माफ़ी वाली जिद है या जो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन वाला मामला आ रहा है, इन चीज़ों को लेकर इमरान खान पे दबाव बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। अब मैंने आपको ये बताया था कि जेल में हालात बहुत परेशान कुन है। कुछ और मालूमात भी मेरे तक पहुंचेंगी तो मैं आपको बताऊंगा। तो एक तो बुशरा बीबी साहिबा को करंट पड़ा है और वो करंट उन्हें ऐसे लगा कि बारिश की वजह से पानी जो है वो तारों के साथ लीक होकर उनके जो बिजली का वो है उसके अंदर आया और वहाँ पानी था और दीवार में सीलिंग थी वो गीली थी, तो वहाँ से उन्हें कोई करंट पड़ा है। एक तो ये मामला हुआ बुशरा बीबी के साथ, क्योंकि याद रखिएगा जेलों के अंदर स्विच अंदर नहीं होते, बाहर होते हैं। बाहर से जो है वो स्विच वगैरह दबाए जाते हैं। नॉर्मली जहाँ मैं रहा हूँ जेलों में, वहाँ तो यही था कि वो बाहर लगाते हैं स्विच, अंदर नहीं लगाते। वो कैदी अपनी मर्जी से ऑन ऑफ नहीं कर सकता और कैदी कहीं खुदकुशी ना कर ले, इसलिए बिजली की चीज़ों को और कनेक्शंस को बाहर से लगाते हैं। और जो अंदर लाइट वगैरह होती है वो ऊंची होती है, वो कैदी की पहुँच से बाहर होती है। अब नाजरीन, जो बुशरा बीबी का ये मामला है, दूसरा क्योंकि जो है वो बरसात का मौसम है तो कुछ बरसाती कीड़े वो भी अब सेल्स के अंदर हैं। अब पता नहीं वो डेलिबरेटली छोड़े जा रहे हैं, क्योंकि इस खदशे का इजहार किया गया है कि जानबूझकर ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं जिससे ये मियाँ बीवी बहुत ज़्यादा तंग आ जाएं। पाकिस्तान का साबिक वज़ीर आज़म और साबिक खातून अव्वल, इनकी ज़िंदगी को इस वक्त अजीरन किया हुआ है अडियाला जेल में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने, और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह ये टूट जाएं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मोहतरमा बुशरा बीबी के साथ रवा रखे जाने वाले गैर इंसानी सलूक और तौहीन अमेज़ सलूक की शदीद तरीन मजम्मत करती है। बुशरा बीबी को सिर्फ इस जुर्म की पादाश में कैद किया गया है कि वो चेयरमैन इमरान खान की अहलिया हैं। उन पर जेल में जुल्म सितम के ऐसे पहाड़ तोड़े जा रहे हैं जो किसी महज़्ज़ब मुआशरे में नाकाबिले तसव्वुर है। उनके पाँव पर कीड़े काटने के बायस जख्म पर पट्टी बांधी गई है। इनके कमरे के अंदर बिजली के बोर्ड पर बारिश के पानी से शॉर्ट सर्किट हुआ और जब उन्होंने बटन दबाने के लिए हाथ लगाया, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है शायद वो दीवार में करंट था, तो उन्हें दोबारा 2 बार करंट लग चुका है। उन्हें पीने के लिए साफ पानी मैसर नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास भी है कि जब उन्हें पानी दिया जाता है तो पीने के लिए पानी अलग है, लेकिन जो वजू करने के लिए या सर धोने के लिए जो दूसरा पानी है वो जो बाल्टी में भर के देते हैं, तो उसमें ऐसी मिट्टी होती है कि ये फिर इंतज़ार करते हैं कि मिट्टी नीचे बैठ जाए, फिर इस पानी को इस्तेमाल किया जाए। बर्तन में पानी भरते हैं तो पानी इतना गंदा आ रहा है कि उसको वो मिट्टी बैठने का इंतज़ार करते हैं, उसके बाद उस पानी को इस्तेमाल करते हैं। वज़ू करने और नहाने पे मजबूर किया जा रहा है गंदे पानी से। कपड़े धोने के लिए भी साफ़ पानी दस्तयाब नहीं है, और बुशरा बीबी ने कपड़े फैमिली को दिए ताकि घर पर धोकर वापस लाए जाएँ, लेकिन जेल इंतज़ामिया ने वो कपड़े बाहर तक नहीं आने दिए। मुलाकातों पर भी पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। 2 हफ्ते बाद खान साहब से मुलाकात हुई और फैमिली से 1 माह से जायद अरसे के बाद मुलाकात इस वक्त मुमकिन हो सकी जब बीबी ने भूख हड़ताल की। अब ये जो है वो बुशरा बीबी ने भूख हड़ताल की, उसके बाद उनकी मुलाकात करवाएगी उनकी फैमिली से। मैंने आपको पहले बताया कि सूरत हाल बहुत मुश्किलात पैदा कर दी गई है इमरान खान साहब और उनकी अहलिया के लिए, और लगातार मुश्किलात बढ़ाई जा रही हैं। आज के दिन में दोबारा से अडियाला जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन है, क्योंकि जुमेरात का दिन है। जुमेरात वाले दिन भी मुलाकातें होती हैं, मंगल को और जुमेरात को। और आज 2 मजीद सहाफ़ियों का नाम भी डाला गया मुलाकात की लिस्ट में, जिनमें एक असदुल्ला खान है और दूसरे बशारत राजा साहब हैं। लेकिन पिछले काफ़ी अरसे से कोशिश की जा रही है सहाफ़ियों की जानिब से भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की जानिब से भी कि अदालती अहकामात के मुताबिक उनकी जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए, लेकिन अदालती अहकामात को पसे पुश्त डालते हुए ना ही इमरान खान साहब की फैमिली की मुलाकात करवाई जाती है
और ना ही इमरान खान साहब के जो साथी हैं पॉलिटिकल उनसे मुलाकात करवाई जाती है, ना ही उनके वकला को इमरान खान साहब से मिलने दिया जा रहा है। ये सूरत-ए-हाल नाज़रीन बनी हुई है। और अभी जो लेटेस्ट खबर आई है वो ये है कि एक मरतबा फिर जो तोशाखाना 2 वाला केस चल रहा है अडियाला जेल के अंदर, वो दोबारा से उसके अंदर एक तारीख दे दी गई। जनाब कह दिया गया जी फिर समाअत मुलतवी होगी, अब नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। यानी ये केस 11 तारीख को लगना था, समाअत मुलतवी हो गई। 15 तारीख को लगना था, समाअत मुलतवी हो गई। 19 तारीख को लगना था, समाअत मुलतवी हो गई। आज 21 तारीख है, आज फिर केस लगना था, समाअत एक दफा फिर मुलतवी हो गई। तो इमरान खान साहब को आइसोलेट किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है उनका कोई स्टेटमेंट बाहर ना आए, वो जो बात करना चाहते हैं वो बात बाहर ना आए। और बात बाहर ना आए ये कौन चाह रहा है? मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट चाह रही है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट को ये लगता है कि इस वक्त अगर इमरान खान साहब के स्टेटमेंट बाहर आते हैं तो उनका बराह रास्त नुकसान पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को होगा। अब पाकिस्तान में जो एस्टेब्लिशमेंट की मकबूलियत है वो तो आपके सामने है, लोग उन्हें रोजाना बुरा भला कह रहे हैं। वो सारी कोशिशें करने के बावजूद, आलमी सतह के ऊपर पूरा हर तरह का कंप्रोमाइज करने के बावजूद, जो कुछ इनके पल्ले था इन्होंने अमेरिका के सामने कंप्रोमाइज किया, आलमी सतह पे कंप्रोमाइज किया, पाकिस्तान के वसाइल तक बेच दिए, हर चीज गिरवी रखने के लिए तैयार हो गए, लेकिन इन्हें मकबूलियत नहीं मिली। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हालात ये हैं, SIFC जैसा सफेद हाथी बनाने के बावजूद आर्मी चीफ ने दावा किया था कि वो 1 साल के अंदर मईशत को बिल्कुल ठीक कर देंगे। उनका काम ही नहीं है, बंदा क्या उनसे शिकवा करे? नहीं, उन्हें अलिफ बे नहीं पता मईशत की, तो वो कैसे ठीक कर सकते हैं मईशत को? 1 साल में उन्होंने दावा किया था ठीक कर देंगे, आज 2.5 साल होने को आ गए हैं, मईशत का मजीद बेड़ा गर्क हो गया। आप देखेंगे 45% पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए, पहले तो नहीं थे। पाकिस्तान के अंदर जो है वो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जिस रफ्तार से हो रहा है पहले तो नहीं था। पाकिस्तान में जो गुर्बत का इजाफा हो गया, जो बेरोजगारी का इजाफा हो गया, पाकिस्तान में जो इंडस्ट्री बंद हो रही है, पहले तो ऐसा नहीं था। रिकॉर्ड टैक्सेस आप ले रहे हैं, महंगाई बढ़ते बढ़ते कहां से कहां पहुंच गई है, पहले तो ऐसा नहीं था। ज़र मुबादला के जो ज़खायर है उनमें सारा पैसा दोस्त मुल्कों का पड़ा हुआ है, पहले तो ऐसा नहीं था। तो ये सारी तबाही गुज़िश्ता चंद सालों में हुई है और इस तबाही की जिम्मेदारी लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। और अब बचने का एक ही तरीका ढूंढा हुआ है कि जो तनकीद करता है उसका मुंह बंद कर दो। हालात ठीक करने की तो कैपेसिटी है नहीं, नालायक है, नकम्मे है, मोटी खोपड़ी है, तो हालात ठीक तो कर नहीं सकते। जो हालात ठीक कर सकता है या उसकी निशानदेही कर सकता है उसको या तो जेल में डालो या सबकी आवाजें बंद कर दो। अब एक और कहानी दोबारा से रीलॉन्च की गई। जब भी कभी एस्टेब्लिशमेंट का बुरा वक्त आता है ना तो बहुत सारे टाउट एक्टिवेट हो जाते हैं। अब कहानी ये सुनाई गई कि इमरान खान साहब पे जो आखिरी दिन था वजीर आजम हाउस में, अब इस सुनाई हुई कहानी के मुताबिक कहीं उनके ऊपर टॉर्चर किया गया था। ये कहानी पहले भी सुनाई गई थी। ये कहा गया था कि जनाब 9 और 10 अप्रैल की रात को इमरान खान साहब जनाब 9 अप्रैल की रात को मौजूद थे और वहां पे कोई हेलीकॉप्टर उतरे आर्मी के, वो लोग आए जनाब, उन्होंने आगे इमरान खान पे टॉर्चर कर दिया। और तब तो ये भी कहानियां सुनाई गई थी कि इमरान खान के चेहरे पे जख्म है, तो जनाब अली इमरान खान साहब जो है वो मीडिया के सामने नहीं आ सकते, तो लिहाजा इमरान खान साहब आपको नजर नहीं आ रहे। वो अगले दिन आ गए थे। क्योंकि मैं उस रात वहां पे मौजूद था, मैं भी था, मोहित पीरजादा साहब भी थे और शहीद अरशद शरीफ भी थे, साबिर शाकिर भाई भी थे, उसमें जमील फारूकी साहब थे, फरिया इदरीस साहिबा थी और एक जर्नलिस्ट और भी थे। यानी हम कुछ 7 जर्नलिस्ट उस रात को वहां पे मौजूद थे, मुझे अच्छी तरह याद है। और इमरान खान साहब ने हमें बुलाया था साइफर दिखाने के लिए, और साइफर हम ना देख ले इसके लिए पूरी की पूरी एस्टेब्लिशमेंट एक्टिव हुई थी। फिर एक ब्यूरोक्रेट वहां से साइफर लेके भाग गया था और हमें साइफर दिखाने के लिए जो अप्रूवल है वो कैबिनेट की चाहिए थी। तो इमरान खान साहब ने कैबिनेट के अंदर वो अप्रूवल उसी दिन दिलवाई थी कि ये साइफर इन सहाफियों को दिखाया जाए। तो मैं उनमें शामिल था, हम साइफर देखने गए थे। इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात भी हुई थी, मैंने वो आपको बताया भी है पहले भी। लेकिन वहां एस्टेब्लिशमेंट ने पूरा जोर लगाया और साइफर को वहां से निकलवा दिया। सबसे आखिर तक मैं और शहीद अरशद शरीफ इंतजार करते रहे कि अभी साइफर आता है, हम उसे देखेंगे। तो अब जो कहानियां उल्टी सीधी सुनाई गई, तो शहबाज गिल साहब ने फिर निकाली वो चीजें बाहर जो इससे पहले वो नहीं बताते थे और उन्हें बतानी पड़ गई। वो गवाह हैं, वो उस रात वहां पे मौजूद थे, मुराद सईद भी मौजूद थे, कुछ और लोग भी मौजूद थे। तो शहबाज गिल ने पोल खोल दिया कि जनाब नदीम अंजुम साहब मिलने आए थे। ये मिलने ही आए थे, कोई हेलीकॉप्टर आके नहीं उतरा था और कोई इस तरह का वाकया नहीं होता। मेरे सामने इमरान खान साहब गए, भले चंगे गए, और जैसे कॉन्फिडेंस के साथ इमरान खान साहब गए, जिस एतमाद के साथ वो गए,
वो ऐसा लगता ही नहीं था कि आदमी ये कल वापस नहीं आएगा, या इससे कोई चीज छीन ली गई है, या वो थका हुआ। जनरल बाजवा जब अपनी स्टिक हवाले कर रहे थे आसिम मुनीर साहब के, तो ऐसा लगता था कि मिर्गी का दौरा पड़ जाएगा, ऐसा लगता था कि अभी गिर जाएंगे चलते चलते। ये जरा देखें ना आप, जरा ये हल्की सी वीडियो दिखाएं जरा, ये देखें। जब जनरल बाजवा जा रहे हैं स्टिक देने के लिए जनरल आसिम मुनीर को, तो ऐसा लगता था कि मिर्गी का दौरा पड़ जाएगा, ये गए अभी। लेकिन इमरान खान को मैंने निकलते हुए देखा वज़ीर-ए-आज़म हाउस से, वो ऐसे एक शेर की तरह निकला, एक मर्द की तरह, यानी उसको फिक्र ही नहीं थी, इक्तदार का उसको परवाह नहीं था। उसको एक लड़ने के लिए नई लड़ाई मिल गई थी और उसने कहा जी मैं ये लड़ाई लड़ूंगा एस्टेब्लिशमेंट के साथ, ऐसे तो ऐसी थी। तो ये बात अब शहबाज गिल साहब ने बताई कि जनाब वो आए जरूर थे, लेकिन उन्होंने साइफर के मामले पे रिक्वेस्ट की, तो इमरान खान साहब ने कहा कि आपने चोरों को लाकर मुसल्लत कर दिया है, अब मुझे किस मुंह से आप ये बात कर रहे हैं। बहरहाल मार कुटाई तो कोई नहीं हुई, सारे जानते हैं इमरान खान को कि इमरान खान के साथ वहां मार कुटाई करेंगे और रोला नहीं पड़ेगा, ये तो हो ही नहीं सकता। हम लोग वहीं पे मौजूद थे, बल्कि इमरान खान के जाने के बाद मैंने वहीं पे खड़े होकर एक वीलॉग किया था उसी वज़ीर-ए-आज़म हाउस में, और फिर मैं वहां से निकला था, क्योंकि मैं इस्लामाबाद में मेरा घर नहीं है ना स्टूडियो था, तो मैंने वहीं से एक वीलॉग किया और फिर मैं वहां से चला गया था। तो ये मुझे अच्छी तरह याद है। ये झूठी कहानियां फैलाई जा रही हैं, पहले भी ये फैलाई गई हैं, ये बिका हुआ सौदा दोबारा से बेचने के लिए ले आते हैं। महमूद खान अचकजई साहब ने एक बड़ा सख्त स्टेटमेंट दिया है। अचकजई साहब ने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब करते हुए कहा कि आप लोगों को शर्म नहीं आती, आप लोगों ने डी चौक पर निहत्ते मासूम बच्चों के सरों पर गोलियां मारी। अगर यहां किसी खारजी ने कब्जा किया होता, वो हमारे साथ यही करते, बच्चियों की बेइज्जती करते, बड़ों के कपड़े उतारते। यही काम आप लोगों ने अपने मुल्क के बच्चों के साथ किया है, आपको शर्म आनी चाहिए। यह बात महमूद खान अचकजई साहब ने की, इन्हें नॉमिनेट किया इमरान खान साहब ने अपोजिशन लीडर के लिए, और उसकी कंफर्मेशन भी आई है कि महमूद खान अचकजई साहब को अपोजिशन लीडर बनाया जाएगा अपोजिशन की जानिब से। और देखें, एक तो वो बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक है, दूसरा वो अपना एक सख्त मौक़िफ़ भी रख सकते हैं और सख्त बात भी कर जाते हैं महमूद खान अचकजई साहब, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो एक बड़ी सपोर्ट हो जाएगी। और तहरीक इंसाफ में भी कुछ लोग हैं जिन्हें अपोजिशन लीडर बनाया जा सकता था, लेकिन तहरीक इंसाफ में बहुत सारे इख्तलाफात पैदा हो रहे थे अपोजिशन लीडर की सीट को लेकर, और बहुत सारे लोग बनना चाहते थे। कुछ लोग हाल ही में कुछ सख्त स्टेटमेंट भी दे रहे थे कि मेरा शायद नंबर लग जाए, मैं बन जाऊं अपोजिशन लीडर। लेकिन तहरीक इंसाफ का जो भी बंदा बनेगा अगले 1-1.5 महीने में उसको भी फारिग कर देंगे। लिहाजा महमूद अचकजई साहब को बनाया गया कि जनाब इनको बना देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो महमूद अचकजई साहब का ये स्टेटमेंट मैंने आपके सामने रखा। एक और नाज़रीन रोला पड़ गया है, ये जो 26वीं आईनी तरमीम का मामला है ना, ये बाकायदा जो जजेस कमेटी है वो अक्सरियत में ये कह चुकी है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट सुनेगा, और उनका ये फैसला आ चुका है। अब आईने पाकिस्तान और कानून के मुताबिक जो जजेस कमेटी है उसका फैसले पे अमल होना था, और अमल दरामद ऐसे होना था कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट ने सुनना था, लेकिन याया अफरीदी साहब ने इसको मैनेज कर लिया था। अब थोड़े दिन पहले याया अफरीदी साहब ने इसके बारे में कुछ मालूमात शेयर की, जब डिस्कशन थी उसको बाहर निकाला मिनट्स को, तो अब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, दोनों मुअज़्ज़िज़ जज साहबान ने जस्टिस याया अफरीदी साहब को खत लिख दिया। दोनों जजेस ने मिनट्स के रद्द में अपना मौक़िफ़ अब पेश किया है। जो याया अफरीदी साहब ने किया उसका जवाब तो आना था। उन्होंने कहा बतौर कमेटी मेंबरान हमने 26वीं तरमीम पर फुल कोर्ट का फैसला किया था। कमेटी फैसले की खिलाफ वर्जी में केस मुकर्रर नहीं किया गया था, यानी जो हमने फैसला किया था ये केस लगना चाहिए था कानूनी तौर पे। 31 अक्टूबर 2024 को बतौर कमेटी हमने फुल कोर्ट का फैसला किया था। केस ना लगने पर 4 नवंबर को दोबारा हमने खत भी लिखा था कि केस लगना चाहिए। हमारे फैसले पर चीफ जस्टिस के लिखे दोनों नोट्स हमें नहीं दिए गए। चीफ जस्टिस ने अपना नोट जुडिशियल कमीशन की मीटिंग में पढ़ा। जुडिशियल कमीशन इस मामले पर मजाज फोरम ही नहीं था। अंदाजा करें अब आप, मिनट्स में कहा गया कि बेंच तश्कील का मामला आईनी बेंच और आईनी कमेटी को भेजा गया। अब आप ये अंदाजा करें कि मिनट्स में ये कहा गया कि ये जो बेंच तश्कील दिए जाना है, जिसके बारे में कहा गया कि फुल कोर्ट बनाया जाए, जो 26वीं आईनी तरमीम को सारे जज बैठ के सुने कि ये ठीक हुई है या गलत हुई है, उसमें कहा गया कि ये मामला आईनी बेंच और आईनी कमेटी को भेजा गया, ये उसमें दावा किया गया। और हालांकि उस वक्त आईनी बेंच और आईनी कमेटी का वजूद ही नहीं था। ये तो कैलिबरी फॉन्ट वाला काम नहीं हो गया कि फॉन्ट बाद में बना और तहरीर पहले आ गई उस फॉन्ट के अंदर।
और ट्रस्ट डीड जो है वो पहले से लिखी गई, फॉन्ट बाद में मार्केट में आया। ये तो वही काम हो गया ना कि आईनी बेंच और आईनी कमेटी वो बाद में बनी, लेकिन मामला उनको पहले चला गया, क्योंकि ये मामला तो पुराना था। उस वक्त ये दोनों चीजें थी ही नहीं, और चीफ जस्टिस साहब ने दावा कर दिया दोनों चीजें इनको भेजी हैं। तो नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक मामला लगातार लटक रहा है और ये गले की हड्डी बनेगा। ये निजाम इसके अंदर फंस जाएगा जिस दिन भी अवाम बाहर आए और अवामी ताकत का मुजाहरा हुआ। जब भी कभी वकला खड़े हो गए, जजेस खड़े हो गए, इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि इन सवालों का जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। नाज़रीन, एक मुर्तजा सुलंगी साहब है, ये शायद आपने कहीं देखा हो। ये पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी बनाए गए थे निगरान सेटअप में, और इनका दावा है कि ये एक जर्नलिस्ट है। इससे पहले इन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में नवाजा गया। ये रेडियो पाकिस्तान में भी रहे, इनके ऊपर इल्जामात भी लगे खवातीन को हरासा करने के, और दीगर स्कैंडल्स के अंदर ये मौजूद रहे पहले भी। फिर ये जरदारी साहब के बहुत करीबी हैं, बहुत प्यार मोहब्बत है उनके साथ। तो ये बतौर सहाफ़ी के बहरूप में काम करते हैं। जब मुझे जबरी तौर पे लापता किया गया तो बैनुल अक़वामी मीडिया ने इनसे ये सवालात किए जब कि इमरान रियाज कहाँ गायब है, तो उन्होंने कहा जी वो तो सहाफ़ी नहीं है, वो तो जर्नलिस्ट ही नहीं है। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में किसी भी हुकूमत से एक टके का फायदा नहीं लिया। आप देख लें, जब से मैं सहाफत कर रहा हूं 4-5 हुकूमतें बदल गई हैं, कोई एक हुकूमत आज तक ये दावा नहीं कर सकती कि मैंने उनसे कोई एक टके का काम करवाया हो या कहा हो कि ये काम कर दो। कभी जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ। इवन मैंने कभी भी कोई गैर मुल्की दौरा भी नहीं किया। बहुत सारे सहाफ़ी जाते हैं, गैर मुल्की दौरों पे जाते हैं। मुझे इमरान खान साहब ने कहा था कि रशिया का दौरा आ रहा है गैर मुल्की, और सहाफ़ी भी जा रहे हैं, आप भी जाएं। मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट कर दी थी कि मैं नहीं जाऊंगा। आप मुझे थोड़ा सा पहले बताते, मैं अपने खर्चे पे वहां पहुंच जाता, तो मैं सरकारी खर्चे के ऊपर ट्रेवल भी नहीं करता। और मैंने कुछ उसूल अपने जिंदगी में रखे, मैंने कभी कोई काम नहीं कहा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये आदमी जो बार बार सरकारी ओहदा लेता है, जैसे ये हो गया, जैसे वो हो गया, क्या नाम है उसका, अफसार आलम, ये लोग सरकारी ओहदों पे बैठ जाते हैं, बार बार बाद में आगे सहाफ़ी बन जाते हैं, और फिर ये वो एक दूसरे को गद्दारियों के सर्टिफिकेट भी बांटते हैं। फिर ये सर्टिफिकेट भी देते हैं कि ये सहाफ़ी है और ये नहीं है। यानी जो आदमी हर थोड़े अरसे के बाद जब भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत आए वो बेनिफिशियरी बन जाए। अब सदर पाकिस्तान का तर्जुमान बन गया, और तर्जुमान बन के बड़ी अच्छी बात है। मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है इस बात पे कि लोग खुद ही एक्सपोज हो जाते हैं, उनकी असल शक्ल खुद ही सामने आ जाती है। सारा दिन ये सोशल मीडिया के ऊपर गालम गलोच करता है, कभी इसको गाली देता है, कभी इसको गाली देता है, कभी इसको गाली देता है। जैसी तरबियत होगी इंसान वैसा ही करेगा ना। जैसा लुकमा इंसान के अंदर जाएगा वही इंसान के अंदर से बाहर आएगा। सारा दिन लोगों को गंदी गालियां देता है, सारा दिन लोगों की तौहीन करता है, सारा दिन ये आदमी नफरत बांटता है और नफरत बेचता है। और सहाफियों की खाल के अंदर छुपा हुआ एक ऐसा आदमी है जो एक पॉलिटिकल पार्टी का ऐसा वर्कर है जो बार बार ओहदे भी ले लेता है, कभी एक ओहदा, कभी दूसरा ओहदा, कभी तीसरा ओहदा, और अब तर्जुमान सदर पाकिस्तान। तो लोग कैसे एक्सपोज होते हैं। नाज़रीन, बारिशों का एक बड़ा खौफनाक नया स्पेल आ रहा है पंजाब में, बलूचिस्तान में और सिंध में। ये 22 अगस्त और 23 अगस्त से पंजाब में, और इससे पहले जो है अभी 21-22 अगस्त के बाद ये बलूचिस्तान और सिंध के बारे में कहा जा रहा है कि वहाँ बहुत तेज़ बारिशें हो सकती है, और क्लाउड बर्स्ट के खदशात का इजहार किया जा रहा है कि दोबारा से कोई इस तरह की सूरत हाल बन सकती है। ये क्लाउड बर्स्ट होता क्या है, इधर मैं थोड़ा सा आज आपको समझा देता हूँ। बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि ये आसान अल्फाज में अगर बताया जाए कि ये क्लाउड बर्स्ट है क्या। ये ऐसा नहीं है कि बादल फट जाते हैं, इस तरह की चीज नहीं है। ये सिर्फ बर्स्ट इसको इसलिए कहते हैं कि एकदम बौछार होती है बहुत ज्यादा बारिश की। इसकी सादा डेफिनेशन मैं आपको बताता हूं कि वो बारिश जो कई हफ्तों में होनी होती है, यानी कई बारिशों के अंदर जो पानी आना होता है, वो अगर अचानक चंद मिनटों में या चंद घंटों में आ जाए तो इसे क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। मिसाल के तौर पे इसका एक सेट पैटर्न रखा गया है कि अगर 100 मिलीमीटर बारिश, नॉर्मली ये 100 मिलीमीटर बारिश जो है ना वो बहुत लंबे टाइम के बीच में होती है, एक साथ नहीं होती। अगर 1 घंटे के अंदर अंदर 20 से 30 स्क्वायर किलोमीटर के रेडियस में, यानी 20 से 30 किलोमीटर का एक रेडियस है, इस इलाके में, एक मखसूस इलाके के अंदर जो एक महदूद है 20 से 30 किलोमीटर का, स्क्वायर किलोमीटर का, इतने इलाके में 1 घंटे में अगर 100 मिलीमीटर बारिश हो जाए तो इसे क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। यानी इसमें पानी बहुत तेजी से आता है। ये उस तरह पानी नहीं आता जिस तरह नॉर्मल बारिश के अंदर कतरों के साथ थोड़ा थोड़ा पानी आता है, वो नहीं होता। और ये होती क्यों है? ये क्लाइमेट चेंज की वजह से होती है। देखिए, समुद्रों और दरियाओं का पानी जो है ना, जब गर्मी बढ़ती है तो आबी बुखारात बनता है।
ये पानी जो है ये हवा के अंदर आ जाता है बुखारात बन के, और हवा में नमी पैदा होती है। अब जो हवा गर्म होती है वो गर्मी की वजह से वो ऊपर उठती है। हवा कभी भी सीधी ऊपर नहीं जाती, ये ठंडे इलाके की तरफ जाती है। तो ये पहाड़ी इलाकों की तरफ मूव करती है हवा, लगातार नीचे से गर्मी की वजह से एवेपोरेशन होती रहती है, आबी बुखारात बन के पानी ऊपर आता रहता है हवा में, और ठंडे इलाकों की तरफ बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। अब जितनी गर्मी पंजाब के इलाकों में बढ़ चुकी है, जितनी गर्मी खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में बढ़ चुकी है, समंदर से लेकर दरियाओं तक और झीलों तक हर जगह से जिस तरह आबी बुखारात उठ रहे हैं और बहुत तेजी से हवा के अंदर आबी बुखारात गर्म हवा के साथ ये ठंडे इलाके की तरफ मूव कर रहे हैं। नॉर्मली जब एक सर्टेन लेवल तक ठंडे होते हैं ना, तो उसके बाद एक अमल के जरिए बादल बन जाता है, और वो बादल वक्तन फवक्तन जब ठंडक उसे मिलती है तो वो बरसता है पहाड़ों पे, मुख्तलिफ इलाकों में जहां उसे ठंडक मिलती है वहां वो बरसता है। लेकिन यहां पे ये हो रहा है कि गर्मी इतनी शदीद बढ़ गई है दरख्तों की कटाई की वजह से, और इतनी ज्यादा गर्मी हो गई है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, या जिसे आप कहते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। गर्मी पाकिस्तान के रीजन में, इंडिया के रीजन में इवन इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि नीचे से बहुत तेजी से आबी बुखारात जा रहे हैं लगातार ठंडे इलाकों की तरफ, और इससे पहले कि वहां जाके जो पहले से मौजूद आबी बुखारात हैं वो ठंडे हो, ये नीचे से और ज्यादा सप्लाई होती है। तो जो सप्लाई है वो इतनी ज्यादा गर्म हवा की बढ़ गई है कि वो जो बादल बनने का प्रोसेस है और बारिश होने का प्रोसेस है वो एक टाइम लिमिट तक के लिए रुक जाता है, और फिर इतने ज्यादा बादल बन जाते हैं, इतने ज्यादा बादल बन जाते हैं उन पहाड़ों की चोटियों के करीब कि फिर वो एकदम पानी बरसता है, और वो है क्लाउड बर्स्ट। ये सिचुएशन गुज़िश्ता चंद सालों से हम देख रहे हैं, और अब ये सिचुएशन बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। इसके अंदर रास्ते में जो भी आता है पानी उसको बहा कर ले जाता है, यानी वो पानी बारिश का जो कई हफ्तों तक बहना चाहिए था, आहिस्ता आहिस्ता आना चाहिए था, उससे जमीनें सैराब होनी चाहिए थी, उस पानी को जमा किया जा सकता था, वो आपके दरियाओं के अंदर बह सकता था, नहरों में जा सकता था, वो सारा का सारा पानी एक शिद्दत के साथ एकदम आता है, चंद मिनटों के अंदर क्लाउड बर्स्ट होता है, 1-1.5-2 घंटे की सारी कहानी है, और वो पानी बह के निकल जाता है। ना वो पानी किसी काम आता है, बल्कि वो एक तबाही और बर्बादी कर देता है, और उस पानी से आपका जमीनी कटाव हो जाता है, बहुत ज्यादा तबाही हो जाती है, लोगों के घर बह जाते हैं, जो पाकिस्तानियों के साथ इस वक्त हो रहा है। मैं नेक्स्ट वीलॉग में कुछ चीजें आपके सामने रखूंगा कि पाकिस्तानियों को किन चीजों की जरूरत है जहां पे ये बड़ा खौफनाक फ्लड आया हुआ है, और मैंने कुछ सहाफियों से बातचीत की है, वो भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा अगले वीलॉग में। क्लाइमेट चेंज एक बड़ा मसला है, और हमें जितने हो सकें दरख्त लगाने चाहिए। क्लाइमेट चेंज से निपटना इस पूरे रीजन का एक बड़ा अहम इशू है, और सबको मिलकर इससे निपटना पड़ेगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।